शादी का बंधन एक पवित्र रिश्ता है और आज हम फोकस कर रहे हैं मैरिटल हार्मनी पर। तो भावना, आप हैप्पीली मैरिड कपल किसे कहेंगी? हैप्पीली मैरिड कपल जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता हो, एक दूसरे को समझता हो, एक दूसरे को स्पेस देता हो। जी, लेकिन अगर ये इतना आसान है तो सवाल उठता है कि कभी कभी ऐसे केसेस सामने क्यों आते हैं जहां पर शादी का ये रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। इसे कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुजा भारद्वाज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो तनुजा जी, पहला सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आप एक आइडियल मैरिज, हैप्पीली मैरिड कपल किसे कहेंगी? हर रिश्ते में जैसे हमें पता है नोक झोंक, वाद विवाद बहुत कॉमन है। तो इन वाद विवादों को सुलझाने की क्षमता जिस रिश्ते में है उसे मैं हेल्दी मैरिज कहूँगी, जहाँ एक ओपन कम्युनिकेशन है, एक ओपन डायलॉग है, पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पा रहे हैं, एक ट्रस्ट है, एक इमोशनल एफिलिएशन है। तो जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं तो आइडियल तो नहीं, उसे हम एक हेल्दी मैरिज जरूर कहेंगे। बिल्कुल, पर ये हेल्दी मैरिज की तो हमने बात की, बट ये हेल्दी मैरिज कभी कभी टॉक्सिक मैरिज में कन्वर्ट होती चली जाती है। कुछ लोगों को टाइम बहुत ही कम लगता है वो टॉक्सिक मैरिज में कन्वर्ट होने में। और नोक-झोंक की आपने बात की, तो क्या वो कारण है कि किन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये हो जाता है? देखिए, ये जो इस लेवल तक आप बात कर रहे हैं कि वो इतना टॉक्सिक हो जाता है जहाँ पे सेपरेशन तक भी कपल्स सोचने की बात करते हैं, तो वो एकदम से नहीं उस स्टेज पे पहुँचते हैं। शुरू से ही कुछ रेड फ्लैग्स हमें अपने रिलेशनशिप में दिखने लग जाते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन का चैनल क्लोज्ड है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम सब अलग हैं आपस में। तो जहाँ पे एक नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसमें बहुत बारी फैमिलीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ पे मान लीजिए इन लॉज का काफ़ी एक्सट्रीम इंटरफेरेंस है या बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपके पास जो केसेस आते हैं कपल थेरेपी के लिए, अमूमन विवाद का क्या मुद्दा रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं आपस में, और हमारे पास वो तभी आते हैं जब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपस में प्रॉब्लम्स को सुलझाने का, तो दे सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो जैसे सॉल्यूशन के केस में हम क्या करें, क्योंकि अब सॉल्यूशन तो चाहिए, तो हम पेट्रियार्कल माइंडसेट में हैं, कई बार हम जाने अनजाने कोई बात कह जाते हैं, दूसरे को हर्ट करती है। सॉल्यूशन क्या है फिर? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो हमें लगता है वो है अनलर्निंग। चीजें हम सीखते हैं, पर हमें चीजों को अनलर्न करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पुराना बैगेज है, एक बैकग्राउंड है हमारा, उसमें हमारे कुछ नोशंस हैं, उनको लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख लीजिए, मेन को लेके बहुत परसेप्शंस है, मेन डोंट क्राई। अब ये परसेप्शन कहीं ना कहीं आदमियों को रोकती हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। और ये स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे एक वाइफ की ड्यूटी है कि वो पूरी रिश्तेदारी को बांध के रखे, तो वो एक आइडियल वाइफ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइफ पे बहुत ज्यादा हैं, और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल्स पे बहुत ज्यादा हैं। तो इट कम्स एज अ प्रेशर। वो उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने की बजाय एज अ प्रेशर लेके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी आप कह रही हैं कि अगर हस्बैंड ये कहे कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं एक होम मेकर बनना चाहता हूँ, ये संभव है कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले उस व्यक्ति को? यही तो बात है ना कि वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग बना हुआ है हमारा कि वो पैट्रियार्कल है। अब उसमें ये नहीं है कि फीमेल्स को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेल्स आर आल्सो इक्वली विक्टिमाइज्ड। आप सोचिए कि अगर प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो एक लड़की के लिए बड़ा स्वाभाविक है और बड़ा आसान है ये बोलना कि मैं शादी के बाद पढ़ना चाहती हूँ, सब एक्सेप्ट भी करेंगे। बट आप सोचिए, वहीं एक लड़का अगर बोलता है शादी के दौरान कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उसके इन-लॉज कितना अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्सपेक्टिव को। तो वो बहुत स्टीरियोटाइप्ड जो जेंडर रोल्स हैं, आई थिंक उसको अनलर्न करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर ये समझा जाए कि जब शादी के लिए जब बंधन में बंध रहे हैं, तो उससे पहले जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ ऐसी क्वेरीज होनी चाहिए जो वो क्लियर हो जाए, ताकि आगे का जो सफ़र है वो आसान हो जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो होती है रोल ट्रांजिशन की। हमने देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स को आती हैं कि अभी तक उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही थी, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो स्मूथली आप कैसे ट्रांजिट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे शेयर होंगी पोस्ट मैरिज, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे,
तनाव के दौरान अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, स्ट्रेसफुल टाइम्स के दौरान, वो कैसे उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कपल आपस में बात कर रहे हैं, प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वहां पे एक्नॉलेज करे कि हम दोनों अलग कैसे हैं, और वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो झगड़े के कारण कैसे बन सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शादी से पहले जो इनिशियल मीटिंग है, जिसे हम कह रहे हैं प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशन, वहां पर ही आप अच्छे से संवाद करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है उसमें इन लॉज होने वाली बहू से पूछते हैं कि तुम खाना बना लेती हो, स्टिचिंग कर लेती हो, और इन लॉज होने वाले हस्बैंड से पूछते हैं कि कमाते कितना हो। तो ये सवाल ना करके कौन से सवाल पूछें तब? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि शादी के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कैसे शेयर करेंगे, हमारे क्या रोल्स होंगे। क्या एक हस्बैंड कंफर्टेबल रहेगा अपनी वाइफ के साथ किचन में हेल्प करने के लिए? अब अगर उस हस्बैंड ने अपने घर में एक बहुत पैट्रियार्कल नेचर देखा है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम अनलर्निंग की बात करते हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन स्टेट ऑफ माइंड पे आना बहुत जरूरी है। अनलर्निंग हमें प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशन में भी करनी है। ये माइंडसेट हमें बहुत पहले से ही चेंज करना है। आप ये मत सोचिए कि हम प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशन के लिए जा रहे हैं तभी हमारा माइंडसेट चेंज होगा। इट स्टार्ट्स एट अ वेरी अर्ली एज। हम ये चीजें अपने बच्चों में शुरू से ही इंस्टिल करते हैं। एक मदर अपने बेटे को भी साथ में किचन में लेके खड़ी होती हैं तो वो वहीं से सीखना शुरू कर देते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन आजकल अभी हम जैसे देखते हैं, पहले के टाइम में महिलाएं ज़्यादा जॉब नहीं करती थी, बाहर नहीं जाती थी। आजकल सभी एम्बिशियस हो गए हैं और कई बार ऐसा होता है कि शादी के दौरान ही हस्बैंड की उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितनी वाइफ की हो जाती है, और ऐसे में कई बार मनमुटाव होता है। उसको कैसे डील किया जाए? क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें शायद ये बड़ा रीज़न है। नहीं, ये आपने बहुत सही बात बोली कि जो आज की महिला है उनकी इकोनॉमिक पोजीशन में बहुत बदलाव आया है पहले के मुकाबले। आज उनकी एक काफ़ी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पोजीशन है जो एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा हम हेल्दी मैरिज की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअलिटी और टुगेदरनेस। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें लगता है हेल्दी मैरिज का बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है कि आप साथ रहते हुए एक दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा कैसे बनते हैं, आप एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान कैसे रखते हैं। तो चाहे महिला आगे बढ़ रही है या पुरुष आगे बढ़ रहा है, तो वो टुगेदरनेस का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें ग्रो होने पर अगर डॉक्टर तनुजा हस्बैंड एक्सेप्ट करे और अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करे, वाइफ भी करे, तो कई बार देखा है समाज कहती है कि देखिए ये तो किचन में काम कर रहा है, घर पे बैठा है, ये तो जोरू का गुलाम है। हाँ, ये बड़ा कॉमन पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसको जोरू का गुलाम ना कह के जोरू का शुभ चिंतक जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि वो सुचारू रूप से अपने वैवाहिक जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जोरू का गुलाम कहने वाली कोई बात होनी चाहिए। कई बार कुछ मैरिड कपल्स जब तक उनका बेबी नहीं होता है तब तक बड़े वो हैप्पीली मैरिड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीसरा लाइफ में एंटर होता है, वो नन्ही सी जान जब आती है, दोनों का नज़रिया एक दूसरे के लिए बदल जाता है और बहुत सारी चीज़ों में वो एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। तब क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर हम किसी भी लाइफ स्टेज में जाते हैं तो यहाँ पे रोल ट्रांजिशंस की फिर से बात आती है। एक नया मेंबर ऐड हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। तो जब हम बैठ के इस बारे में ओपनली कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कैसे किया जाए, तो मैं बोलूँगी कि इसमें हमारी फैमिलीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सपोर्ट सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैरिटल हार्मनी यदि घर में रहेगी तो जो बच्चे हैं उनको भी एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो बच्चे जब फिर बड़े होते हैं तो फिर अलग चुनौतियाँ आती हैं। अब मान लीजिए किसी का 10वीं 12वीं का इम्तिहान है, डेट शीट CBSE ने अनाउंस कर ली, तो कैसे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों को? देखिए, बच्चा वाइकेरियसली बहुत चीज़ें सीखता है अपने पेरेंट्स को देखकर। तो 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है बोर्ड्स का। तो जब वो अपने माता पिता को स्ट्रेस से लड़ते हुए देखता है कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो अपने आप उनके लिए एक रोल मॉडल का काम जो है कर देते हैं कि मेरे माता पिता स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और उनका एक ओपन डायलॉग भी आपस में संभव है। वो देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ कैसे ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर एक इंसान स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में नहीं है तो उसका पूरे फैमिली पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक इट हेल्प्स देम ग्रो, रिलीव द स्ट्रेस। अगर पहले से ही अनबन है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो बच्चा भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वो उसकी स्ट्रेस और एंजाइटी को और बढ़ाएगा। पर अगर ये मैरिटल हार्मनी है
तो बच्चा इन चीज़ों को देखकर बहुत चीज़ें सीखेगा, उसका स्ट्रेस लेवल भी कहीं ना कहीं लोअर डाउन होगा। जिन कपल्स की सेकंड मैरिज है, मान लीजिए कुछ हादसा हुआ, कोई विडो है या किसी की वाइफ एक्सपायर हो गई है, अब वो सेकंड मैरिज में आते हैं, अब वहाँ पर भी क्योंकि पहले से एक फैमिली बनी हुई थी, बच्चे भी हैं साथ में, उनको साथ में लेकर चलना और वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना, वो कैसे किया जाए? देखिए, जैसे हम प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस को उस बंधन में बनने से पहले ही डिस्कस किया जाए, कि पूरी फैमिली एक कॉमन ग्राउंड पर आए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में पहले से ही चर्चा की जाए, वेट ना किया जाए कि वो बात बहुत ज़्यादा बढ़े और तब हम उसके बारे में बात करें। तो ये कॉन्वर्सेशंस पहले ही होनी चाहिए वो चैलेंजेस के बारे में, और वो माइंडसेट जो है कि सेकंड मैरिज है तो एक्सपेक्टेशंस भी हमें बड़ी रियलिस्टिक। तो अगर मान लीजिए जिनकी शादियां हो गई और तब तक प्री मैरिटल कॉन्वर्सेशन की उतनी बात थी नहीं, बस 5 मिनट की मीटिंग, चाय बना लेती हो, ये कर लेती हो, हो गया रिश्ता, आगे चल के अगर कहीं अनबन हो जाए, मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो आपने क्या देखा है? क्या साइकोलॉजिस्ट की मदद से, काउंसलर की मदद से वापस रिश्ते रिकंसाइल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। खैर, हमारे पास जो केसेस आते हैं वो विलिंग केसेस होते हैं, काफ़ी डाइवोर्स तक बात नहीं पहुंचती है। वो चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई आया है तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि वो बहुत विलिंग है उस रिश्ते को कामयाब करने में। और आप चाहेंगे कि वो दोनों आए? कोशिश तो हमारी यही होती है कि दोनों आए, पर ऐसा बहुत बारी नहीं संभव होता है कि दोनों ही पार्टनर्स अवेलेबल हों। तो हम कोशिश करते हैं जो भी हमारे पास आ रहे हैं हम वहां से शुरू करें, क्योंकि चेंजेस तो जिस लेवल पे भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो ही बेहतर है। सो लेट्स रिकैप। एक तो हो गया सॉल्यूशन अनलर्निंग, कि हमें जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसे दूर करके हमें नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, अनलर्निंग। एक आपने कहा ओपन कम्युनिकेशन। व्हाट आर द अदर सॉल्यूशंस टू इंश्योर गुड मैरिज, हेल्दी मैरिज? सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, लाइक आई सेड, कि इंडिविजुअलिटी और टुगेदरनेस। आप अपने एक दूसरे की बाउंड्रीज को भी समझें, और जो हमारे इनसिक्योरिटीज़ हैं हम उसके बारे में खुलकर बात करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको ओवरकम करना, हमारे कुछ अटैचमेंट पैटर्न्स हैं, अगर किसी बच्चे ने अपने घर में डिस्टॉर्टेड मैरिज देखा है, अपने माता पिता के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखे हैं, तो उस बैगेज को लेकर आगे ना चलें, उस पे काम करें, उसको अनलर्न करें, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए, नया साल आ रहा है 2025, एक नया अवसर है हमारे पास कि वी कैन स्ट्रेंथन द स्टोरी बिटवीन द कपल एंड दैट विल हेल्प द एंटायर फैमिली एज वेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तनुजा फॉर शेयरिंग दिस विद अस। थैंक यू। थैंक्स।